Welcome back on Mitali Anand ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्विक रिव्यू ऑन एमसीक्यूज फॉर आरआरबी सीएचओ एंड अदर नर्सिंग एग्जाम्स। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है गोनेडोट्रोपिन डेफिशिएंसी लीड्स टू टेस्टिकुलर फेलियर इज नोन एज। तो गोनेडोट्रोपिन डेफिशिएंसी के कारण जो टेस्टिकुलर फेल होता है उसको किस बीमारी के नाम से जाना जाता है? पहला है एक्स्ट्रॉफी ब्लैडर, सेकंड है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, third is cryptorchidism and fourth option is Kallman syndrome। तो गोनेडोट्रोपिन डेफिशिएंसी जो कि एक टेस्टिकुलर फेलियर को लीड करती है, इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सुटेबल होगा। तो एक्स्ट्राट्रॉफी ब्लैडर की यदि हम बात करेंगे तो एक्स्ट्राट्रॉफी ब्लैडर का मतलब होता है नॉर्मली जो ब्लैडर होता है एट द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ fetus inside the mother's womb, नॉर्मल जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है, पर जब एक्स्ट्राट्रॉफी ब्लैडर मतलब जो डेवलप्ड हो रहा है ब्लैडर आपका, वो कहाँ पर हो रहा है? आउटसाइड द बॉडी, बच्चे के शरीर के बाहर में जो है वो जहां होना चाहिए वहां नहीं होके बाहर में डेवलप होता है, उसको एक्स्ट्राट्रॉफी ब्लैडर कहते हैं। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। क्रिप्टोशिडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अनडिसेंडेंट टेस्टीज होती हैं, टेस्टीज जो कि फॉर्म्ड होती हैं मेल, जो बच्चा होता है फीटस होता है उसके एब्डोमेन में एट द टाइम ऑफ बर्थ, कुछ समय पहले वो कहाँ आ जाते? स्क्रॉटम में डिसेंडेड हो जाते हैं, पर जब वो स्क्रॉटम में जन्म के बाद भी नहीं आए रहते हैं, उस कंडीशन को क्रिप्टोशिडिज्म बोलते हैं। अब यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा वो होगा कॉलमैन सिंड्रोम। तो कॉलमैन सिंड्रोम्स की यदि हम बात करेंगे तो ये एक क्या है, ये रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि जो प्यूबर्टी होती है या तो फिर वो क्या हो जाती है, डिलेड हो जाती है, या तो फिर वो क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। तो टेस्टिकुलर फेलियर के कारण ये कंडीशन होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं हाइपोगोनेडिज्म की कंडीशन डेवलप होती है, मतलब गोनेडोट्रोपिन यदि कम हो जाता है तो हाइपोगोनेडोट्रोपिन आएगा, जिससे कि जो हार्मोन्स है, मेल जो हार्मोन्स है उसमें इम्बेलेंस होगा, और ये जो हार्मोन्स है आगे चलकर एक जो फीमेल है उसकी बॉडी में क्या करेगी, डिलेड करेगी या प्यूबर्टी को पूरी तरह से क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। तो ये ऐसी कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं कॉलमैन सिंड्रोम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अर्ली फीचर्स ऑफ एस्पिरिन पॉइजनिंग इज। यदि किसी बंदे ने एस्पिरिन को कंज्यूम किया है फॉर मेडिकेशन पर्पस और उसके कारण उसको ऐसा क्या दिखाई देगा या जो इंडिकेट करेगा कि उसको एस्पिरिन से होने क्या हो गया है, पॉइजनिंग हो गया है? क्या उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा? क्या रिंगिंग सेंसेशन आएंगे उसके कान में? क्या उसको थ्रॉबिंग हेडेक होगा? क्या उसको रैश होगा? ठीक है, तो एस्पिरिन लेने से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा या थ्रॉबिंग हेडेक, हेडेक का मतलब होता है जैसे पल्सेशन के साथ, बहुत ज्यादा पल्सेशन के साथ में सर में तेजी से दर्द हो, वो होगा क्या? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमको देखने के लिए मिलता है वो होता है रिंगिंग सेंसेशन। जैसे ही एस्पिरिन की पॉइजनिंग डेवलप होती है, सबसे अर्ली फीचर्स होते हैं जो हमको देखने के लिए मिलते हैं वो ये होते हैं कि वो कंप्लेन करेगा कि उसके कानों में क्या बज रही हैं, घंटियां बज रही हैं। तो ये अर्ली एस्पिरिन पॉइजनिंग के फीचर कहलाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 दिया हुआ, विच ड्रग्स इज यूज्ड टू सप्रेस प्रीमेच्योर लेबर। तो प्रीमेच्योर लेबर को सप्रेस करने के लिए कौन सी ड्रग्स देंगे? लिट्रोडाइन, क्लोनिडाइन, ऑक्सीटोसिन या इपिनेफ्रिन? इन चारों में से बेस्ट सुटेबल ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा जो ड्रग है वो प्रीमेच्योर लेबर। प्रीमेच्योर लेबर क्या होता है? लेबर जनरली कब से स्टार्ट होना चाहिए? स्पॉन्टेनियसली आफ्टर और कंप्लीशन ऑफ द 37 वीक्स, 37 सप्ताह के बाद या 37 सप्ताह तक होना चाहिए। लेकिन यदि 37 सप्ताह से पहले हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? आपका प्रीमेच्योर लेबर कहलाएगा। तो प्रीमेच्योर लेबर यदि होगा तो आगे की भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उसमें हो सकती हैं। तो इसमें से कौन सा एजेंट हम यूज करेंगे जो प्रीमेच्योर लेबर को सप्रेस करेगा? तो टोकोलाइटिक एजेंट यहाँ पर हमारा एक है, वो है रिट्रोड्राइन, जो क्या करेगा, प्रीमेच्योर लेबर को सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है और इसको टोकोलाइटिक एजेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन कैन प्रिवेंट इंक्रीज ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर आईसीपी इन एन अनकॉन्शियस चाइल्ड। एक अनकॉन्शियस बच्चे के ऊपर में जो आईसीपी है
उसको और ज्यादा ना बढ़े करके हमको क्या यहाँ पर एक नर्स को उपाय करने चाहिए, इंटरवेंशन उसको क्या लेना चाहिए। सबसे पहले उसको अवॉइड करना चाहिए एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी अवॉइड करना है जो उसको रोने पर या उसको दर्द दे बच्चे को। दूसरा है उसके सर को नीचे झुका के रखना है जिससे प्रेशर ना बढ़े। तीसरा है कोई ऐसा इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन यूज करना है, देना है उसको जिससे उसका आईसीपी नॉर्मल रहे। या तो फिर उसको क्या करना है, हर 30-30 मिनट में उसके सर को इधर से उधर टर्न करना है, उसके हेड को टर्न करना है। तो कौन सा सुटेबल लग रहा है आपको कि एक बच्चे को जो बेहोश है उसका आईसीपी ना बढ़े। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, सटीक है इस क्वेश्चन के लिए। ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जो उसको रुलाए या उसको बच्चे को दर्द दे, क्योंकि स्ट्रेस से रिलेटेड एक्टिविटी से ऐसी आईसीपी जो होता है वो और बढ़ता है और कंडीशन वर्स्ट हो जाती है। ठीक है, सिर को नीचे झुकाने से आईसीपी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आप आईसीपी को कम करके रख सके। सर को इधर उधर हर 30 मिनट में या 1 घंटे में टर्न करने से भी आईसीपी में कोई भी ऐसी चेंजेस नहीं आएगी। और जितना हो सके उसको एक क्वाइट काम एनवायरनमेंट देना है जिससे वो जितना रेस्ट कर सके, ताकि जो आईसीपी है और ज्यादा वो ना बढ़े। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है द थ्योरी दैट डेवलप्स दैट इन्वॉल्व्स केयर एंड हेल्प्स थ्रू व्हिच द क्लाइंट अटेन्स टोटल सेल्फ केयर। थ्योरी रिलेटेड भी जो वो क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर कर पूछे जाने वाले प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण जो आपका टॉपिक है थ्योरीज है, थ्योरी से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन वो एग्जाम्स में आपको जरूर पूछते हैं। तो यहाँ पर भी थ्योरी बेस्ड एक क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सेल्फ केयर के बारे में बात आई है। और theory that involves care and helps through which the clients attain total self care। ऐसा थ्योरी के बारे में बताना है आपको जो एक जो हमारा जो पेशेंट है जो है उसको टोटल सेल्फ केयर प्रोवाइड कर सके, अटेन कर सके। तो जब सेल्फ केयर की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है। यहाँ पर देखते हैं वो नाम है कि नहीं। तो सबसे पहला यहाँ पे रॉयज थ्योरी, सेकेंड है पैपलियूज थ्योरी, थर्ड है नाइटिंगेल्स थ्योरी और फोर्थ यहाँ पे ऑप्शन है हमारा ऑरम्स थ्योरी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 4 अलग अलग थ्योरिस्ट के नाम दिए हुए हैं। अब हमको यहाँ पर बताना है कि किसने भाई बताई है सेल्फ केयर के बारे में, हमको किसने बताया। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं रॉयज एडेप्टेशन मॉडल यहाँ पर दिया गया था। रॉयज एडेप्टेशन, तो जब भी रॉय का नाम आता है तो आरएएम याद रखिए, रॉयज एडेप्टेशन मॉडल के बारे में याद रखिए। जब भी पैपलियूज थ्योरी के बारे में पूछा जाता है तो आप याद रखिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आईपीआर याद रखिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पी से पैपलियूज याद रखिए। नाइटिंगेल थ्योरी, नाइटिंगेल बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत पॉपुलर है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा दी गई थ्योरी है जो कि हमारे एनवायरनमेंट, हमारे हाइजीन, हमारे सैनिटेशन को रिलेट करती है। तो नाइटिंगेल थ्योरी याद रखिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑरम्स थ्योरी। तो ऑरम्स थ्योरी ने क्या करी थी, यही इसका सही जवाब है ऑरम्स थ्योरी। ऑरम्स थ्योरी ने ही बताया था कि एक जो व्यक्ति है वो व्यक्ति क्लाइंट टोटल सेल्फ केयर से ही क्या कर सकता है, अपनी एक अच्छी हेल्थ को क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। अपने बारे में ख्याल, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अपना पूरा ए टू जी पूरा अपना सेल्फ केयर करना है जिससे वो प्रॉपर अपनी हेल्थ को क्या कर सकता है, सेल्फली अचीव कर सकता है। तो याद रखना है हमेशा डोरेथा ऑरम्स के बारे में जिसने हमको ऑरम्स थ्योरी दी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे थ्योरी बेस्ड है। 4 कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स एनर्जी, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, पर्सनल इंटीग्रिटी एंड सोशल इंटीग्रिटी वाज डिस्क्राइब्ड बाय। यहाँ पर 4 कंजर्वेशन प्रिंसिपल है जो कि एक थ्योरी पर है, बहुत पॉपुलर थ्योरी है। और इसके अंदर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर एनर्जी के बारे में बताया है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के बारे में बताया है, पर्सनल और सोशल इंटीग्रिटी के बारे में बताया और पूछा है कि इसको किसने डिस्क्राइब किया है। तो क्या इसको लेलिंगर ने डिस्क्राइब किया है, क्या पेपल्यूस ने दिया है इसको, या रोजर्स ने दिया है, या लेवाइन ने दिया है। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। जब भी 4 अलग अलग कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें, हमने पेपल्यू अभी आपको प्रीवियस बताया इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यहाँ पर जो नई थ्योरीज हमको देखने को मिलती है लेलिंगर की और रोजर्स की बात है। तो जब हम लेलिंगर की बात करते हैं तो यहाँ पर है थ्योरी ऑफ कल्चर केयर, डाइवर्सिटी एंड यूनिवर्सलिटी,
ठीक है। तो कल्चर केयर डाइवर्सिटी, अलग अलग कल्चर अलग अलग चीजों से लेकर के लोग निकल के आते हैं, और यूनिवर्सैलिटी अलग अलग चीजें, ठीक है। या इसको हम ट्रांस कल्चरल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रांस कल्चरल थ्योरी या कल्चर, ये डाइवर्सिटी या यूनिवर्सलिटी यदि शब्द आते हैं तो सीधे तौर पे आप याद रखना है यहाँ पर आप किसकी बात हो रही है, लेलिंगर की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखेंगे तो जो रोजर्स है, जो थर्ड नंबर है, उन्होंने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पे बात करी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की जो थ्योरी है वो रोजर्स ने दी, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखते हैं कि हमारा एक ही बचता है लिवाइन थ्योरी। तो जो चार जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल है वो ही हमारा यहाँ पर सही जवाब बैठता है कि जो फोर कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स, एनर्जी, स्ट्रक्चरल, पर्सनल एंड सोशल इंटीग्रिटी वाज डिस्क्राइब्ड बाय द मायरा लिवाइन, ठीक है। इन्होंने एक मॉडल दिया जिनमें चारों चीज को उन्होंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, और ये जो मॉडल कहलाया, ये कंजर्वेशन मॉडल कहलाया। कंजर्व करना एक व्यक्ति को इन चारों चीजों के माध्यम से, और ये जो थ्योरी है ये मायरा लिवाइन के द्वारा दी गई। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ड्यूरिंग आईएम इंजेक्शन हेल्प्स टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द मेडिकेशन फ्रॉम टिश्यू। टिश्यू में से जो दवाई है, ये जो मेडिसिन है, उसको बाहर फैलने से कौन सी जो टेक्निक है वो बचाती है। क्योंकि यदि मेडिकेशन टिश्यू से निकल के बाहर परफ्यूज होती है तो क्या होता है, वहां पे स्वेलिंग आती है, वहां पर कई कई समय पे नेक्रोटाइजिंग का कंडीशन भी डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो उससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? तो पहला मसाज करते हैं स्किन की, दूसरा स्ट्रेच करते हैं स्किन को, तीसरा एडमिनिस्ट्रेट करते हैं 90 डिग्री एंगल से, या तो आईएम इंजेक्शन को धीरे धीरे पुश किया जाता है। तो मसाज, ठीक है, वो हम करते हैं अब्जॉर्प्शन के लिए, स्ट्रेच करते हैं 90 डिग्री एंगल में हम देते हैं आईएम इंजेक्शन को। और हर इंजेक्शन को जरूरी नहीं है कि हम स्लो पुश करें, स्लो सिर्फ हम ऑयली कंसिस्टेंसी के जो मेडिकेशन है उसी को हम स्लो पुश करते हैं। आईएम यदि हम लगाते हैं, ठीक है, सबको हम स्लो पुश नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हमारा बैठता है वो होता है स्ट्रेचिंग द स्किन, स्किन को स्ट्रेच करना। अभी स्किन को क्यों स्ट्रेच करना, क्योंकि इससे हमको जेट ट्रैक मिलता है। जो जेट ट्रैक मेथड होती है, इससे जो मेडिकेशन का लीकेज होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि क्या नहीं होता है, जिससे जिससे कि स्वेलिंग नहीं होती है, जिससे नेक्रोटाइजिंग नहीं होती है, ठीक है। ये सारी चीजों से बचाव हो सकता है स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन, स्किन जो जेट ट्रैक मेथड प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हमारा हाइपोकैलेमिया कॉजेज डेथ ड्यू टू। अगर किसी को हाइपोकैलेमिया होता है, हाइपोकैलेमिया मींस आपका जो पोटेशियम का लेवल होता है वो कम हो जाना ब्लड में, वो हाइपोकैलेमिया कहलाता है। तो जो हाइपोकैलेमिया, उससे जो डेथ होती है वो क्यों होती है, उसका वजह क्या है? तो क्या डायसिस्टोलिक अरेस्ट हो जाता है, उससे मरता है व्यक्ति, या सिस्टोलिक अरेस्ट हो जाता है, या उसको बाई डायरेक्शनल टेकिकार्डिया होता है, या उसको रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी होती है? तो इसमें से कौन सा कारण है जो हाइपोकैलेमिया के वजह से मृत्यु का बनता है? तो सही जवाब इसका बैठता है डायसिस्टोलिक अरेस्ट, ठीक है। तो यदि ब्लड में पोटेशियम कम हो जाता है तो इससे क्या होता है कि आपका जो हार्ट है वो डायसिस्टोलिक वर्क नहीं करता है। जब डायसिस्टोल काम नहीं करता है तो उसको डायसिस्टोलिक अरेस्ट का कंडीशन बोलते हैं हम। और डायसिस्टोलिक अरेस्ट जब बनता है तो इसका सबसे बड़ा जो साइन होता है वो होता है हमारा फ्लैट ईसीजी। ईसीजी को जो लाइन आएगा जब वो फ्लैट आ जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बंदा है उसकी जो बॉडी है, उसका जो हार्ट है वो डायसिस्टोलिक काम नहीं कर रहा है, और डायसिस्टोलिक अरेस्ट होने से व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल्स इन द रिस्पॉन्स टू टैपिंग ओवर द एरिया ऑफ द फेशियल नर्व। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो आपका फेशियल नर्व का जो एरिया है वहां पर टैप करने से जो फेस की मसल्स है उसमें ट्विचिंग क्यों होती है, और जो ट्विचिंग होती है उसको क्या कहते हैं? तो भाई क्या कहते हैं, देख लेते हैं। एलेंस टेस्ट कहते हैं उसे, उसे एडिसन डिजीज कहते हैं, चॉस्टिक साइन कहते हैं, या ट्रोसिव साइन कहते हैं। तो इसमें से कौन सा साइन हम कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब आता है
चवर्स्टिक साइन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका एंटीरियर जो ईयर है, एंटीरियर ईयर मतलब आपके जो कान के सामने वाला जो है, यहाँ पर आपका क्या है, फेशियल नर्व है। तो जब यहाँ पर आप इस तरह से टैप करते हैं और टैप करने के बाद इस तरह की कंडीशन आती है जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है, जो हाइपोकैल्सीमिया की परिस्थिति में बनती है, यदि कैल्शियम का लेवल आपके ब्लड में कम है और आप इस तरह से एंटीरियर जो फेशियल नर्व है, एंटीरियर जो ईयर का जो सामने वाला भाग है, यहाँ पर आप टैप करते हो, यहाँ पर आप टैप करते हो, तो आपको क्या होता है, जो आपका जो बंदा है उसकी जो फेस है उसमें क्या होने लगती है, ट्विचिंग होने लगती है। और जब इस तरह की कंडीशन सामने आती है तो उसको हम बोलते हैं चवर्स्टिक्स साइन। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यदि होता है तो जो फिंगर नेल्स है बिकम्स स्पून शेप्ड, दिस कंडीशन इज, मतलब आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, और जो जो मनुष्य के हाथों की जो उंगलियां हैं, यदि वो उंगलियां चम्मच के आकार की बन जाती है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ब्लैब बोलते हैं। तो जो ब्लैब होता है ये होता है, हैशीमोटोज डिजीज होती है, ग्वाइटर होता है, या कॉइल लॉन्चिया होता है। तो इसमें होता क्या है, तो यदि हम ब्लैब की बात करेंगे तो जो ब्लैब है, जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, ये इकोकार्डियोग्राफी, जब इकोकार्डियोग्राफी होती है तो उस समय एक ब्लैब जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ये फर्दर हम डिस्कस करेंगे। हाशीमोटोज डिजीज की यदि हम बात करेंगे तो जो हाशीमोटोज डिजीज है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो खुद अटैक करता है, इंसान का खुद का इम्यून सिस्टम खुद की थायराइड ग्लैंड पे अटैक करता है, जिससे क्या होता है, क्रोनिक थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन होता है। मतलब इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, खुद का इम्यून जो सिस्टम है वो जो थायराइड ग्लैंड है इंडिविजुअल पर्सन के, उसमें खुद वो अटैक करेगा, जिससे कि थायराइड क्या हो जाएगा, आपका ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन आएगी। तो इसको हम हशीमोटोज डिजीज बोलते हैं। गोइटर के बारे में हम लोग बहुत फैमिलियर हैं, जो आयोडीन डेफिशिएंसी से एनलार्जमेंट होता है ग्लैंड का, उसको हम गोइटर कहते हैं। फिर है, तो इस कंडीशन को जो सही जवाब होएगा वो होगा हमारा कॉइल लॉन्चिया। ठीक है, कॉइल लॉन्चिया क्या होता है, इसमें जो हमारे जो नेल बिट्स होते हैं, जो फिंगर नेल्स होते हैं, आप देख रहे हैं स्पून के जैसे कर्व हो जाते हैं, इसका जो शेप होता है नॉर्मल से हट करके ये स्पून शेप के हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, कुछ सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। कॉलिनशिया इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो स्पून्स होते हैं वो, सॉरी, आपके जो नेल्स होते हैं, फिंगर नेल्स होते हैं, वो चम्मच के आकार के हो जाते हैं। तो आज हम लोग यही क्वेश्चंस है आज की क्लास में। अपकमिंग क्लासेस में हम और ज्यादा एमसीक्यूज का क्विक रिव्यू आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक और कमेंट्स करें। थैंक यू।